हेलो एवरीवन, डिस्कस करते हैं आज यूपी टेट की जो हमने प्रैक्टिस सेशन चालू किया है उसकी क्लास। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेशन पूरा होने वाला है और आज मैंने एक टॉपिक भी डिस्कस किया है ईवीएस की थर्ड क्लास। तो वो भी आप जो भी स्टूडेंट यूपी टेट या सी टेट या किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना या उपरोक्त सभी। देखो, परामर्श का उद्देश्य होता है बच्चों को समझना, ठीक है, बच्चों की कमियों के कारण पता करना और बच्चों को समायोजन में सहायता करना, मतलब कि बच्चों की सहायता करना हर हिसाब से, बच्चों की कमियों को पता करना, ठीक है, बच्चों को समायोजन करने में सहायता करना या बच्चों को समझना, ये तीनों ही परामर्श के उद्देश्य होते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। नैतिकता की स्थापना करवाना चाहते हैं हम अगर बच्चों में, तो सबसे अच्छा तरीका है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगर शिक्षक आदर्श रूप में व्यवहार करेगा बच्चों के सामने तो बच्चा शिक्षक का अनुकरण करेगा। बच्चा शिक्षक को देखकर ही सीखता है ना, कि शिक्षक ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा व्यवहार करना है। अगर शिक्षक आदर्श रूप में व्यवहार करेगा तो बच्चा भी उसी चीज़ को सीखेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमें फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश का विकास, व्यावसायिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन या लैटिन स्कूल। तो शिक्षा में फ्रॉबेल का महत्वपूर्ण योगदान क्या था? फ्रॉबेल ने कौन सी शिक्षा दी है? तो फ्रॉबेल ने दिया है किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति। ठीक है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का या तटस्थता की भावना का। देखो, एज अ टीचर हम कभी भी बच्चों के बीच प्रतियोगिता जैसी चीज़ें नहीं करवाएंगे, प्रतिद्वंदिता कभी नहीं होगा, ठीक है, तटस्थता की भावना भी नहीं होगा। तो एक अच्छा शिक्षक जो होता है वो विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग की भावना का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, पढ़ना एवं लिखना सिखाना या बौद्धिक विकास करना। तो शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य बुद्धि का विकास करना। ऐसा तो है नहीं कि केवल एक शिक्षक जाके बच्चों का बुद्धि का विकास करना ही उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पढ़ना एवं लिखना सिखाना, क्या केवल हम बच्चों को पढ़ना एवं लिखना सिखाने ही चाहते हैं? तो ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षक का उद्देश्य केवल आजीविका कमाना नहीं होता, शिक्षक का उद्देश्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण मतलब बच्चे का हर तरह से विकास करना, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, धार्मिक हो, नैतिक हो, हर तरह का विकास करना शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो ये सारे ही विकास किस में आ जाते हैं? बच्चे के सर्वांगीण विकास में आ जाते हैं। डैश था डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन या खोज और पोषण। तो विकास की जब भी बात आती है तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है वंशानुक्रम और पर्यावरण। वंशानुक्रम और पर्यावरण का परिणाम ही विकास है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष इतने में शुरू की गई। 2001 में, 2003 में, 2004 में या 2006 में? भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना जो शुरू की गई वो 2004 में शुरू की गई। 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष इतने में शुरू किया गया था। 1996 में, 1998 में, 2001 में, 2003 में। तो सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 2001 में। स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष इतने में निकाला गया था। कब निकाला गया था? 1990 में, 1992 में, 1998 में, 1996 में। तो शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा कब शुरू किया गया था? ये निकाला गया था 1998 में। और किसके द्वारा? अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा निकाला गया था ये। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। कौन सा महत्वपूर्ण है इसमें से? शिक्षक की योग्यता जो शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। विद्यालय की संरचना, क्या विद्यालय की संरचना देखकर हम बता पाते हैं कि वहाँ पर कैसी पढ़ाई हो रही होगी? तो ये गलत हो जाएगा। शिक्षक की योग्यता के केवल शिक्षक की योग्यता से ही हमें पता चल जाएगा कि वो अच्छा पढ़ा रहा है या नहीं? शिक्षक की लिखावट से ही हम बता पाएंगे कि वो अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं?
तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए, तभी तो वो जो शिक्षण प्रदान करेगा वो प्रभावपूर्ण होगा। ठीक है, तो यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। किसके लिए जो शिक्षक है वो शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का प्रयोग करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। जो शिक्षक है वो शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का प्रयोग करते हैं, क्या केवल छात्रों को प्रभावित करने के लिए? ये तो गलत हो जाएगा। छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, ये भी नहीं। छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए, ये रखना क्या है शिक्षण, ये भी गलत हो जाएगा। शिक्षण को रोचक बनाने के लिए जो शिक्षक है वो शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। जब शिक्षक द्वारा छात्रों के माता पिता को बुलाया जाता है और वो नहीं आते तो क्या उनके छात्रों को अनदेखा कर देना चाहिए? ऐसा तो है नहीं। छात्रों को दंडित करना चाहिए, ये भी नहीं है। माता पिता को लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? अगर वो बुलाए जाने पर नहीं आए तो लिखने से क्या वो आ जाएंगे? ये भी गलत हो जाएगा। जाकर उनसे मिलना चाहिए। ठीक है, जाकर उनसे मिले और उनसे बात करें, यही है शिक्षक की क्वालिटी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है? बंटित, समूहित, अंतरालित या इनमें से कोई नहीं। किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना किसके रूप में जाना जाता है? ना ही बंटित, ना ही समूहित, ना ही अंतरालित, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। पाठ्यचर्या निर्माण के कार्य को क्या माना जाता है? एक नेमी कार्य है, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है, या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। जब भी पाठ्यचर्या निर्माण होता है तो वो कैसा कार्य है? क्या एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? पाठ्यचर्या निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये तो गलत हो जाएगा। विशेषज्ञता कार्य बी देखेंगे, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं। क्या विशेषज्ञ द्वारा नहीं किया जाता? किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एक नेमी कार्य, ये भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य है पाठ्यचर्या निर्माण करना। ठीक है, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए एकांत में, अलग से, लोगों के बीच या व्यक्तिगत रूप से। विद्यार्थियों की प्रशंसा क्या अकेले में करनी चाहिए या अलग होकर करनी चाहिए या बीच में करनी चाहिए या व्यक्तिगत रूप से करनी चाहिए? विद्यार्थियों की प्रशंसा हमेशा लोगों के बीच करना चाहिए, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी देखें कि उसकी प्रशंसा आज हो रही है तो हमारी भी कल हो सकती है, और वो भी वैसे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले उनको। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। में से क्या उसे उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड, अंक, ग्रेड एवं अंक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जा रहा है, तो वो किया जाता है ग्रेड के द्वारा। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 60%, 85%, 50% या 95%। तो हमारी पढ़ाई जो हम पढ़ते हैं उसका कितना प्रतिशत हिस्सा हम सुन करके और देख करके, जिनसे सुना जाता है या जिनसे देखा जाता है, उन अंगों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो वो है 85%। ठीक है, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करता है? बढ़ावा नहीं देता, बढ़ावा देता है, से कुछ लेना देना नहीं होता या जरूरी नहीं होता। तो ये क्या करता है? बढ़ावा देता है। ठीक है, किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है या अप्रभावित रहती है। जब कोई शिक्षक है, ठीक है, और उसके ऊपर जो अधिकारी हैं वो उस पर हावी होते हैं और उसे जैसे शिक्षक है और वो शिक्षण कार्य करता है, लेकिन उसे शिक्षण कार्य की जगह अन्य कार्य करने के लिए विवश कर रहे हैं, तो शिक्षक की जो क्षमता है वो क्या होगी? वो जाहिर सी बात है वो घटेगी। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन या प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन? छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो वो है सतत मूल्यांकन का। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।